घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी। लुक एट इंडिया, इट्स फिल्दी। भारत को देखिए, ये गंदा है, ऐसा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अमेरिका में 10 दिन बाद 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव है और अपने प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप भारत को भी लपेट रहे हैं। खुद को बेहतर साबित करने के लिए भारत में कमियां निकालने के मौके नहीं छोड़ रहे। भारत अगर गंदा भी है तो कोई दूसरे देश वाला भारत को गंदा कहे तो भारतीयों को बुरा लगना तो ऑब्वियस है। ऐसा हो भी रहा है। शायद अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों को ये बात बुरी भी लगी हो। ट्रंप की इस बात से हैरानी इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि पिछले साल सितंबर में जब मोदी अमेरिका गए थे तो ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में करीब 50,000 भारतीय समुदाय के अमेरिकी जमा हुए थे। कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हुए थे। इसकी वजह यह बताई गई थी कि ट्रंप की नजर भारतीय समुदाय के वोटर्स पर है। कार्यक्रम में मोदी ने ट्रंप की खूब तारीफ की थी और ये एक तरह से ट्रंप का भारतीय समुदाय के बीच चुनाव प्रचार ही था। इसके बाद इस साल फरवरी में ट्रंप भारत आए और तब भी गुजरात में ट्रंप का मोदी सरकार ने भव्य स्वागत किया था। इसके बाद अब चुनाव के दौरान भी सोशल मीडिया पर हिंदू फॉर ट्रंप जैसे ग्रुप चलाए जा रहे हैं जिनके जरिए ट्रंप का प्रचार किया जा रहा है। तो इन सब समीकरणों के बावजूद क्या ट्रंप ने भारत को गंदा कहकर अपना ही नुकसान कर लिया? क्या ट्रंप के इस बयान से भारतीय मूल के वोटर ट्रंप के खिलाफ हो जाएंगे और चुनाव में असर पड़ेगा? इसी पर आज विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले तो भारत को गंदा कहने वाला पूरा प्रोसेस समझिए, पूरा प्रसंग समझिए। भारतीय समय के हिसाब से आज सुबह 6:30 बजे से 8 बजे के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच दूसरी और आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान 4 डिबेट्स होती हैं, 3 राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के बीच और 1 उपराष्ट्रपति के उम्मीदवारों के बीच। इस बार राष्ट्रपति उम्मीदवारों के बीच यानी डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच 2 ही डिबेट हुई, पहली और तीसरी। दूसरी डिबेट इसलिए नहीं हुई क्योंकि उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को कोविड हो गया था और जो बाइडेन चाहते थे कि डिबेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो। ट्रंप इसके लिए राजी नहीं थे, इसलिए डिबेट रद्द हो गई। तीसरी डिबेट के लिए दोनों ही उम्मीदवार राजी थे, इसलिए आज सुबह 2020 के अमेरिकी चुनाव की आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। और इसका मतलब ये समझिए, अब प्रचार एक तरह से खत्म हो गया है। अब अमेरिकी वोटर्स ये तय कर चुके हैं कि वो किसे राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिकी चुनाव में प्रेसिडेंशियल डिबेट्स बेहद मायने रखती हैं और वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा इन डिबेट्स के आधार पर ही तय करता है कि वोट किसे देना है। पिछले चुनाव में हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप की डिबेट 8.5 करोड़ वोटर्स ने लाइव देखी थी। यानी प्रेसिडेंशियल डिबेट्स खूब देखी जाती हैं और उम्मीदवार इन डिबेट्स में किस मुद्दे पर क्या बोलते हैं इसकी भी पब्लिक स्क्रूटनी होती है। तो आखिर डिबेट में ही ट्रंप ने वो बयान दिया जिस पर भारत वाले एतराज कर रहे हैं। इस डिबेट को एनबीसी न्यूज की एंकर क्रिस्टीन वेलकर मॉडरेट कर रही थी। बाइडेन और ट्रंप के बीच पहली डिबेट को कई अखबारों ने इतिहास की सबसे खराब डिबेट कहा था क्योंकि ये अनुशासित नहीं थी। दोनों उम्मीदवार एक दूसरे को बोलने नहीं दे रहे थे, नियम तोड़कर सामने वाले को टोक रहे थे। उसकी तुलना में तीसरी डिबेट ज्यादा अनुशासित थी। CNN चैनल के मुताबिक 90 मिनट की डिबेट में ट्रंप 41 मिनट 16 सेकंड बोले और बाइडेन 37 मिनट 53 सेकंड। डिबेट में परंपरा के मुताबिक 15-15 मिनट के 6 हिस्से होते हैं और टॉपिक थे कोरोना महामारी, अर्थव्यवस्था, नस्लवाद और पुलिस उत्पीड़न, विदेश नीति, हेल्थ केयर और क्लाइमेट चेंज। कोरोना से अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, इसलिए इस मुद्दे पर बाइडेन ने ट्रंप को घेरने की कोशिश की। बाइडेन ने कहा कि ट्रंप के पास इस महामारी को रोकने का कोई प्लान नहीं है और सर्दियों का सीजन अंधकार में है। ट्रंप ने कहा कि ऐसा नहीं है, अब इस महामारी से निजात मिलने वाली है। ट्रंप ने वैक्सीन बनने की बात भी कही तो मॉडरेटर क्रिस्टीन ने ट्रंप से पूछा कि क्या वो गारंटी देते हैं कि कुछ हफ्तों में वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी। ट्रंप ने कहा गारंटी नहीं है लेकिन साल के अंत तक बन जाएगी। बात विदेश नीति पर भी आई। बाइडेन ने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो रूस को कीमत चुकानी होगी। ट्रंप ने जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन के बिजनेस को लेकर सवाल उठाए। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन ने चीन से जुड़े एक कारोबार से पैसे बनाए हैं। जवाब में बाइडेन ने कहा कि कुछ भी अनैतिक नहीं किया है।
बात नस्लवाद पर भी आई। ट्रंप पर बाइडेन ने नस्लवादी होने का आरोप लगाया तो ट्रंप ने कहा कि इस कमरे में मैं सबसे कम रेसिस्ट हूं। ट्रंप ने कहा कि अब्राहम लिंकन के बाद अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के लिए अगर सबसे ज्यादा किसी और राष्ट्रपति ने किया है तो वो मैं हूं। ट्रंप के राष्ट्रपति रहते अफ्रीकी अमेरिकियों पर पुलिस के जुल्मों के कई मामले सामने आए और ब्लैक लाइव्स मैटर नाम से आंदोलन भी चलाया गया। तो अब प्रेसिडेंशियल डिबेट में ट्रंप की कही बातों से कितने लोग कन्विंस होंगे? चुनाव किसके पक्ष में जाता दिख रहा है, ये समझने की कोशिश की हमारे सहयोगी अविनाश कल्ला ने, जो 3 हफ्तों से अमेरिकी चुनाव कवर कर रहे हैं। सुनिए। अपने चिर परिचित अंदाज में कल डोनाल्ड ट्रंप नजर नहीं आए। वो कल काफी शांत थे, उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट बात करी और उन्होंने बिल्कुल अपना जो डिमेनर है वो शांत रखा, जो कि सुर्खियां बटोर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंशियल एक्ट कर रहे थे। हालांकि उनकी 2 टिप्पणियां चर्चा में रही। सबसे पहली ये कि अगर अश्वेतों के लिए किसी ने काम किया है तो वो अब्राहम लिंकन के बाद मैं हूं, और दूसरा जब उन्होंने क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहे थे तो उन्होंने भारत पे एक बार और टिप्पणी करते हुए कहा कि अमेरिका की एयर क्वालिटी दुनिया के विकसित और विकासशील देशों में सबसे बेहतर है। आप चाहे चाइना, रशिया और भारत की एयर क्वालिटी देख लीजिए, वहां एयर क्वालिटी कितनी खराब है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने हंटर बाइडेन के लैपटॉप को फिर से इस डिबेट में लाने की कोशिश की। बहुत ज्यादा नहीं, पर उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में जो बाइडेन को कहा कि आप लोगों की नाकामियों की वजह से मुझ जैसे एक बिजनेसमैन को पॉलिटिक्स में आना पड़ा। ये काफी बोल्ड स्टेटमेंट दिया कल डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके विपरीत जो बाइडेन बिल्कुल ग्रैंडफादरली से बिहेव करते आए, वो हर चीज पे बड़े सॉफ्ट दिखे। उन्होंने कोई क्लियर रोड मैप नहीं बताया। उन्होंने अभी तक जो चीजें बताई वो बिल्कुल ऐसी चीजें बताई कि जिसपे कोई टिप्पणी या कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो जाए। बहुत सेफ खेले इस डिबेट में और ये कहा कि अमेरिका की डाइवर्सिटी और कल्चर को अगर बचाना है तो मैं ही एक बेहतर उम्मीदवार हूं, क्योंकि राष्ट्रपति बिल्कुल डिवाइसिव है। अब डिबेट्स खत्म हो चुकी है और अगले 11 दिन में दोनों कैंडिडेट्स 5 स्विंग स्टेट मिशिगन, विस्कॉन्सिन, फ्लोरिडा, नॉर्थ कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया में अपनी जान लगा देंगे, क्योंकि इन 5 स्विंग स्टेट्स में से जो सबसे ज्यादा अनडिसाइडेड वोट अपनी तरफ करेगा वही अगला अमेरिका का राष्ट्रपति होगा। खैर, अब आते हैं उस बात पर जिसको लेकर अमेरिका से सबसे ज्यादा हल्ला भारत में मचा। डोनाल्ड ट्रंप से क्लाइमेट चेंज पर सवाल पूछे गए और तब जवाब में ट्रंप ने भारत का जिक्र किया, लेकिन अकेले भारत का नहीं, रूस और चीन के साथ भारत का नाम लिया। सुनिए। Look at China, how filthy it is. Look at Russia. Look at India. It's filthy. The air is filthy. The Paris Accord, I took us out because we were going to have to spend trillions of dollars and we were treated very unfairly. When they put us in there, they did us a great disservice. They were going to take away our businesses. I will not sacrifice tens of millions of jobs, thousands and thousands of companies because of the Paris Accord. ट्रंप ने कहा, चीन को देखिए कितना गंदा है, रूस को देखिए, भारत को देखिए, हवा बहुत गंदी है। मैं पेरिस समझौते से इसलिए बाहर आ गया क्योंकि हमें अरबों डॉलर खर्च करने पड़ रहे थे और फिर भी न्याय नहीं हो पा रहा था। तो असल में डोनाल्ड ट्रंप भारत को गंदा नहीं कह रहे हैं, भारत की हवा को खराब बता रहे हैं। बाइडेन और ट्रंप की पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में भी भारत का जिक्र आया था, वो भी किसी अच्छी वजह से नहीं। ट्रंप ने रूस और चीन के साथ भारत पर आरोप लगाए थे कि कोरोना से मौतों के सही आंकड़े नहीं दिए गए हैं। वो बात भी भारतीयों को पसंद नहीं आई थी और अब एक बार फिर बदनाम करने वाली मंशा से ट्रंप ने भारत का जिक्र कर दिया। अब भारत की हवा गंदी है या नहीं, ये आप तय करिए, लेकिन ट्रंप का ऐसा कहना भारतीयों को ठीक नहीं लगा। भारत में दिन भर ट्विटर पर #ट्रंप ट्रेंड करता रहा। ट्रंप के साथ की पुरानी तस्वीरों से मोदी को भी ट्रोल किया गया कि देखिए आपके दोस्त क्या कह रहे हैं। अब बात आती है कि क्या ये बयान देकर ट्रंप ने भारतीय मूल के लोगों के वोट खो दिए हैं। अमेरिका के कुल वोटर्स में भारतीय वोटर्स की हिस्सेदारी 1% है। फॉरेन पॉलिसी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक मैक्सिकन अमेरिकन के बाद इंडियन अमेरिकन दूसरा सबसे बड़ा इमिग्रेंट ग्रुप है और भारतीय समुदाय सबसे ज्यादा कमाने वाले समुदायों में है, जिसमें हर आदमी की औसतन कमाई 2015 में $1 लाख थी, जो अमेरिका की औसत राष्ट्रीय कमाई से 2 गुनी है। इसलिए भारतीय अमेरिकियों को चुनाव में डोनेशन के लिहाज से भी देखा जाता है। 2016 के चुनाव में भारतीय समुदाय ने करीब $1 करोड़ दोनों पार्टियों को दिए थे।
तो इस बार के चुनाव में भारतीयों के वोट किस पार्टी को जाएंगे और जीत हार में कितना असर डालेंगे, हमने ये बात हमारे सहयोगी अविनाश कल्ला से समझी, जो चुनाव कवरेज के दौरान लगातार अमेरिका में रह रहे भारतीयों से बात कर रहे हैं। सुनिए। 2018 के सेंसस के हिसाब से करीब करीब 41,60,000 भारतीय इस वक्त अमेरिका में हैं। उसमें से 26,20,000 भारतीय यहाँ पे नागरिक है, बाकी लोग यहाँ काम करने के लिए आए हैं। और जो मतदाताओं का संख्या है वो है 10,90,000 के करीब। तो साफ तौर पे 1% के करीब मतदाता अमेरिका में भारतीय हैं। अब इन 1% वोटर्स का क्या इम्पैक्ट रहेगा, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो 5 बड़े राज्य कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, इलिनॉइस और टेक्सास, ये जो 10-11 लाख के करीब भारतीय हैं, ये इन 5 राज्यों में ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। इन 5 में से 4 राज्य जो है वो ब्लू स्टेट है, यानी डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं। टेक्सास को अगर हम छोड़ देता हूं, अब एक बार के लिए अगर हम मान भी लेते हैं कि सारे भारतीय जो है इन 4 राज्यों में, इन 5 राज्यों में रह रहे हैं, वो अगर सभी राष्ट्रपति ट्रंप को वोट कर दें तो भी परिणाम ज्यादा अलग नहीं आएंगे, क्योंकि 48 राज्य जो है अमेरिका के 50 में से, उनमें विनर टेक्स इट ऑल का एक थ्योरी लगती है कि जिसको सबसे ज्यादा मत मिलेंगे उसी को सारे इलेक्टोरल कॉलेज में वोट्स मिलेंगे। तो भारतीय सारे अगर वोट भी ट्रंप को दे दें तो भी इन ब्लू स्टेट्स में रेड पार्टी का या रिपब्लिकन पार्टी का प्रेजेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो यथावत ही रहेगी। टेक्सास में अगर भारतीय सारे ट्रंप को वोट करते हैं तो वो एक रिपब्लिकन स्टेट है, वहां उनकी स्थिति और सुदृढ़ होगी। तो आंकड़ों में या परिणाम में कोई इन 5 जगहों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। पिछले चुनाव में 3 स्विंग स्टेट्स थी। स्विंग स्टेट्स वो स्टेट्स होती है जो अपनी नियत के परे वोट करती है कि अगर कोई ब्लू स्टेट रेड हो जाए या रेड ब्लू हो जाए। तो पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और फ्लोरिडा, इन 3 जगहों में पिछली बार स्विंग था और इस बार भी इन पे बहुत बारीकी से नजर रखी जा रही है। इसमें मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में भारतीय मूल के जो लोग हैं वो 1% से भी कम हैं, तो कितना बदलाव कर पाएंगे ये देखने लायक बात होगी। मुझे नहीं लगता कि इन परिणामों में इन जगहों में कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, फ्लोरिडा में अगर जरूर वो वोट सारे एक तरफ करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को एज रहे। इन आंकड़ों के अलावा अभी एक सर्वे हुआ कार्नेगी यू गवर्नमेंट का। 3 दिन पहले इस सर्वे के रिजल्ट्स बाहर आए। ये सर्वे सिर्फ इंडियन अमेरिकन्स को फोकस करते हुए था कि उनका वोटिंग पैटर्न क्या रहेगा और वो इलेक्शन में क्या मुद्दे देखते हैं। तो इनमें 4 बड़ी बातें स्पष्ट तौर पे बाहर। पहला ये कि डेमोक्रेटिक पार्टी ही भारतीयों की पहली पसंद है। ये कोई नई बात नहीं थी। पिछले चुनाव में भी करीब करीब 77% भारतीयों ने डेमोक्रेट्स को वोट दिया। और जो मेरी पिछले 15 दिनों में भारतीय मूल के लोगों से बात हुई, तो एक बात सामने आती है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की जो मेंबरशिप ड्राइव है वो घर घर जाके वो अपने मेंबर्स बनाते हैं अपने नेबरहुड लोकेलिटीज में। और ये भारतीयों को जो 3 दशक या 4 दशक पहले अमेरिका आके बस गए थे, उनको अपील करने लगा कि कोई हमें आके पूछ रहा है। तो उनका रुझान डेमोक्रेट्स की तरफ रहा, लिबरल वैल्यूज की तरफ रहा। जबकि रिपब्लिकन पार्टी अपना कन्वेंशन करती है जहां आपको जाना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है और फिर घुलना मिलना पड़ता है, तो वो फर्स्ट जनरेशन इंडियंस को उतना अपील नहीं करता था। इसलिए हम शुरू से एक देख रहे हैं कि डेमोक्रेट्स की तरफ इंडियन ज्यादा है। दूसरी बात ये थी कि रिपब्लिकन्स इतनी सब कुछ प्रोजेक्शंस के बावजूद इंडियंस की पहली पसंद नहीं है। कई भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक ये कहते हैं कि हमें रिपब्लिकन पार्टी बड़ी अनवेलकमिंग लगती है। और इन 2 बड़ी रैलियों के आउटकम को देखते हुए डेमोक्रेट्स ने कमला हैरिस को अपना कैंडिडेट बनाया। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन और बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों ही भारतीय वोटर्स को टारगेट कर रही हैं। दोनों पार्टियों ने भारतीय भाषाओं में अपने विज्ञापन भी कई टीवी चैनलों पर चलाए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के उपराष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाया गया है और ये भी भारतीय वोटर्स को साधने वाला फैक्टर बताया जा रहा है। पुराने रिकॉर्ड्स बताते हैं कि भारतीय समुदाय से ज्यादा वोट डेमोक्रेट उम्मीदवारों को जाते रहे हैं। मसलन 2012 के चुनाव में 84% इंडियन अमेरिकन ने ओबामा को वोट दिया था। 2016 में 77% ने हिलरी क्लिंटन को वोट दिया था।
कुछ पोल्स के मुताबिक अब भारतीय समुदाय में ट्रंप के समर्थकों की हिस्सेदारी बढ़ी जरूर है, लेकिन आधे से कम ही है और अब ट्रंप के बयान से समर्थकों में और गिरावट आ सकती है। कितनी गिरावट आती है और कौन अमेरिका का अगला राष्ट्रपति होगा, ये 3 नवंबर के चुनाव में साफ हो जाएगा। ये थी आज की बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। पहली सुर्खी चीन से है। अमेरिका और ताइवान के बीच आर्म्स डील को मंजूरी दिए जाने से चीन नाराज हो गया है। 21 अक्टूबर को अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ताइवान के साथ 13,248 करोड़ रुपए के हथियारों के सौदे पर सहमति दी थी। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनका देश इस स्थिति से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। चीन ने यह भी कहा है कि ताइवान की आजादी की वकालत कर अमेरिका गलत संदेश दे रहा है। इससे अमेरिका और चीन के संबंधों पर बुरा असर पड़ेगा। दूसरी सुर्खी पोलैंड से है। पोलैंड की एक अदालत ने गर्भपात को लगभग बैन कर दिया है। अब रेयर केस में ही गर्भपात की इजाजत होगी। इस फैसले से नाराज सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे लोग पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने उन्हें भगाने के लिए पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया। 15 लोगों को हिरासत में रखा गया है। कोरोना संक्रमण की वजह से पोलैंड में 10 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। इसके बावजूद कई शहरों में लोगों ने जमा होकर फैसले पर आपत्ति जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अदालत का यह निर्णय मानवाधिकारों के खिलाफ है। आज की तीसरी सुर्खी ऑस्ट्रेलिया से है। बच्चों के शोषण से जुड़ा कंटेंट बनाने और शेयर करने के मामले में 44 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस यानी AFP ने पूरे देश में छापेमारी कर गिरफ्तारी को अंजाम दिया है। फेडरल पुलिस पिछले 1 साल से इस ऑपरेशन की तैयारी कर रही थी। गिरफ्तार किए गए लोग कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, लॉ एनफोर्समेंट और होटल बिजनेस में काम करते हैं। उनकी उम्र 19 से 57 साल के बीच है। फेडरल पुलिस ने यह भी बताया कि इस साल 134 बच्चों को शोषण से आजाद कराया गया है। ये थी आज की सुर्खियां। अब बारी है तारीख सेक्शन की। आज है 23 अक्टूबर। इस तारीख का संबंध एक थिएटर से है। एक हाउसफुल थिएटर जिसे विद्रोहियों ने अपने कब्जे में ले लिया। बंधकों को छुड़ाने के लिए स्पेशल फोर्स उतारी गई। जहरीली गैस का इस्तेमाल किया। जवाबी कार्रवाई ऐसी कि किडनैपर्स से कई गुना ज्यादा आम नागरिकों की जान चली गई और कभी उसकी जांच नहीं हुई। इस घटना ने एक नए नवेले नेता को वैश्विक मंच पर स्थापित कर दिया। साल था 2002। रूस की राजधानी मॉस्को में ठंड बढ़ने लगी थी। 23 अक्टूबर को दुब्रोका थिएटर में एक म्यूजिकल शो हो रहा था। शो की सारी टिकटें बिक चुकी थी। पहला एक्ट खत्म हुआ तो खचाखच भरे थिएटर में तालियों का शोर गूंजने लगा। इस शोर के बीच में बंदूक चलने की आवाज गूंजी। लोग चौंक गए। एक व्यक्ति मंच पर खड़े होकर बंदूक लहरा रहा था। उस वक्त थिएटर में वो अकेली बंदूक नहीं थी, एक हुजूम था। विस्फोटक लादे बंदूक थामे महिलाओं और पुरुषों का दल। उनकी संख्या 50 के करीब थी। ये सभी लोग चिचिन्या से आए थे। चिचिन्या रूस का एक मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ के लोग आज़ादी के लिए रूसी सेना के साथ लड़ते रहे हैं। विद्रोहियों का ये दल रूसी सेना को चिचिन्या से तुरंत बाहर निकालने की मांग लेकर आया था। थिएटर में मौजूद लोगों को एहसास हो गया कि उन्हें बंधक बनाया जा चुका है। उनकी आखिरी उम्मीद थी रूसी सरकार का जवाब। इस वक्त रूस के राष्ट्रपति थे व्लादिमीर पुतिन। उन्हें प्रेसिडेंट बने 2 साल ही हुए थे। उन्होंने चुनाव में इसी आधार पर वोट मांगा था कि वो चेचन्या के मामले में पीछे नहीं हटेंगे और आतंकियों से कभी समझौता नहीं करेंगे। उनके वादे की टेस्टिंग का टाइम आ चुका था। पुतिन अपने वादे पर खरे उतरे। उन्होंने आतंकियों की मांग मानने से मना कर दिया। स्पेशल फोर्स को आदेश दिया, चाहे जो भी हो, एक भी आतंकी जिंदा नहीं बचना चाहिए। लेकिन उसके लिए थिएटर के अंदर दाखिल होना जरूरी था। 26 अक्टूबर की सुबह सेना ने थिएटर में स्लीपिंग गैस भरना शुरू कर दिया। जल्दी ही अंदर धुआं भर गया। सभी आतंकी और बंधक एक साथ बेहोश पड़ गए। स्पेशल फोर्स ने मौके का फायदा उठाया। टीम खिड़कियां और दीवारें तोड़कर अंदर घुसी। आतंकियों को बेहोशी की हालत में ही गोली मार दी गई। इस कार्रवाई में 130 बंधक भी मारे गए। अधिकतर जहरीली गैस की वजह से उन्हें समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। एम्बुलेंस को पहुंचने में 1 घंटे का समय लग गया। सरकार ने इसकी कोई तैयारी नहीं की थी। अपने ही नागरिकों की बलि चढ़ाने वाले राष्ट्रपति पुतिन की खूब आलोचना हुई। पुतिन ने मगर कभी इसकी परवाह ही नहीं की, न इस घटना की जांच करवाई गई। आतंकियों के सामने घुटने नहीं टेकने के लिए पुतिन को खूब शाबाशी भी मिली। उन्होंने इसी छवि को अपनी पहचान बना लिया। मॉस्को थिएटर में हुई घटना ने पुतिन को एक ताकतवर नेता के तौर पर स्थापित कर दिया। इतना ताकतवर कि 2 दशक से रूस में पुतिन की हुकूमत चल रही है। ये था आज का दुनियादारी शो।
चलते चलते अब विश्व कविता। विश्व कविता में आज आपको सुनाते हैं ईमान मरसल की कविता। 1966 में इजिप्ट में जन्मी ईमान ने वहीं की कायरो यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी कंप्लीट करने के बाद 1985 से लेकर 88 तक एक फेमिनिस्ट मैगजीन बिन्त अल अर्द की को एडिटर के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने नए जमाने के कवियों के साथ आवागार्द मूवमेंट से निकली कसीदत अल नित्र विधा में कविताएं लिखने लगी, जो गद्य जैसी होती हैं और रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों को व्यक्त करने में मदद करती है। उनका एक कविता संग्रह अ डार्क पैसेजवे इज सूटेबल फॉर लर्निंग टू डांस को 1995 में इजिप्ट के अखबारों और मैगजीन्स के द्वारा सर्वश्रेष्ठ कविता संग्रह के रूप में चुना गया था। आइए सुनते हैं उनकी कविता कभी कभी अक्ल मुझ पर कब्जा कर लेती है, जिसका अनुवाद किया है गीत चतुर्वेदी ने। रोशनी कितनी आत्ममुग्ध है, छत पर, कोनों में, टेबल पर फैली हुई। प्रसन्नताओं ने सबको नींद के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। निस्संदेह यह मेरी आवाज नहीं है, कोई और गा रहा है उस काले पर्दे के नीचे से जिस पर मैं सहारे के लिए झुकी हूं। नीचे देखूंगी तो पाऊंगी कई कीड़े हैं जो दरवाजे की ओर भाग रहे और मेरी निर्वस्त्र देह पर चढ़ रहे। मैं कैसी दिख रही इस पर बिल्कुल ध्यान न दूंगी, ताकि कोई और भी ध्यान न दे इस पर। पुरुष देश के भविष्य की चर्चा कर रहे, उनकी पत्नियां घर की मालकिन की मदद कर रही, बिल्लियां ताक रही जूठन का जश्न और छत पर टंगी मकड़ियां भी कोई झमेला नहीं कर रही। जान पड़ता है इस परिवार के बच्चों को मैं पसंद आई। कागज की एक कश्ती उन्हें देने के बाद मैं यह नहीं समझा पाई कि पानी से भरा तांबे का यह टब कोई समंदर नहीं। तभी गहरा सन्नाटा पसर जाता है। अरब के ये बद्दू बंजारे बहुत पहले से जानते हैं यह बात कि शब्द उड़ सकते हैं और उन्हें दबाया नहीं जा सकता किसी वजन से। और न जाने क्या बात है कि नए खामोश श्रोताओं के आगे अपनी पुरानी क्रांतियों की सफाई देने के अलावा मैंने क्रांतिकारियों को कुछ और बोलते नहीं सुना। पैगंबर अपनी विवशताओं से चुप हो जाते हैं जैसे जैसे वे उसके और करीब पहुंचते हैं जिसने उन्हें भेजा है। दिक्कत यह नहीं कि उनका मुंह कैसे बंद किया जाए, बल्कि यह है कि जब कहने को कुछ नहीं होगा वे अपने हाथ रखेंगे कहां। एक दिन अक्ल मुझ पर कब्जा कर लेगी और मैं दावतों में जाना बंद कर दूंगी। अपनी आजादी का हल्ला बोल शुरू करूंगी तब। मैं तुम्हारे कानों की कर्जदार नहीं रही। अब कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।